Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, we are going to talk about the branches of biology. In our previous lecture, we already discussed about four branches of biology. उसमें हमने सबसे पहले मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किया था. मॉर्फोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. फिर हमने एनाटॉमी को डिस्कस किया था. एनाटॉमी कहते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. और फिर उसके बाद हमने सेल बायोलॉजी को डिस्कस किया था. सेल बायोलॉजी कहते हैं द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल. और फिर उसके बाद हमने हिस्टोलॉजी पढ़ी थी. हिस्टोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ टिश्यूज या माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज, उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं. तो आज हम नेक्स्ट मूव करते हैं. आज जो हम पढ़ेंगे वो सबसे पहले फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी लफ्ज जो है ये दो लफ्ज का कॉम्बिनेशन है. इसमें एक लफ्ज है फिजियो और दूसरा है लॉजी. फिजियो लफ्ज जो है इसका मतलब होता है फिजिकल और फिजिकल का मतलब होता है फंक्शन. मतलब फिजिकल को हम किससे रिलेट करेंगे? फंक्शन से रिलेट करते हैं. लेकिन इसका एक्चुअल मतलब जो फिजियो का होता है वो होता है स्टडी ऑफ नेचर एंड ओरिजिन. असल मतलब जो है फिजियो का क्या है? स्टडी ऑफ नेचर एंड ओरिजिन. लेकिन हम इसको कैसे रिलेट करेंगे? फिजिकल से, फंक्शन से रिलेट करेंगे. तो स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है, उसकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करना, इसको कहते हैं फिजियोलॉजी. फॉर एग्जांपल ये मेरा हैंड है, इसको मैं मूव करता हूं इस तरह, ठीक है. मैं अपनी मुट्ठी बना रहा हूं, मुट्ठी खोल रहा हूं, मुट्ठी बना रहा हूं, मुट्ठी खोल रहा हूं. तो ये फिजियोलॉजी कहलाता है. सेम इसी तरह मेरी चेस्ट कैविटी के अंदर हार्ट पड़ा हुआ है. हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है. तो ये भी कहलाता है फिजियोलॉजी. सेम इसी तरह चेस्ट कैविटी में लंग्स भी है. लंग्स क्या करते हैं? लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, ठीक है. जब हम इनहेलिंग करते हैं तो लंग्स जो है वो एक्सपैंड करते हैं, ठीक है. और जब हम एक्सहेलिंग करते हैं लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है. तो ये भी क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी. अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं. नेक्स्ट ये एग्जांपल लिखी मैंने, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट. के हार्ट का कंट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना ये क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी. नेक्स्ट एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी जो है ये बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं. तो इसलिए हमें सबसे पहले एक एम्ब्रियो को समझना है कि एम्ब्रियो किसे कहते हैं. एम्ब्रियो को अंडरस्टैंड करने के लिए एक सीक्वेंस के अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको जो है ना वो दूंगा, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि अल्लाह ताला ने जितने भी ऑर्गेनिज्म क्रिएट किए हैं, बनाए हैं, वो जोड़े की फॉर्म में, पेयर्स की फॉर्म में, ठीक है. कि उनमें एक मेल होता है और एक फीमेल होती है, ठीक है. अगर आप कैट को देखें तो कैट में भी एक मेल कैट है और एक फीमेल कैट है. इसी तरह हॉर्स, वो भी एक मेल है और एक फीमेल. डंकी मेल है, फीमेल है. लाइन, उसमें भी मेल और फीमेल. इसी तरह ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस के अंदर भी एक मेल होता है और एक फीमेल होती है. अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये पेयर्स की फॉर्म में होते हैं. तो इसमें हमने ये पढ़ा कि एक मेल होता है और दूसरा फीमेल होता है. जब ये मेल और फीमेल अपनी प्यूबर्टी को पहुंचते हैं या मेच्योरिटी को पहुंचते हैं तो इनके अंदर स्पेसिफिक सेल्स डेवलप होते हैं. मेल के अंदर स्पेसिफिक सेल्स डेवलप होता है, उसको स्पर्म कहते हैं. फीमेल के अंदर भी एक स्पेसिफिक सेल डेवलप होता है, उसको एग कहते हैं. ये स्पर्म और एग एट द टाइम रिप्रोडक्शन, ये स्पर्म और एग क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं. ये क्या होते हैं? फ्यूज. और इनके फ्यूज होने से जाइगोट डेवलप होता है. अब ये फ्यूज कैसे करते हैं या इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस अमल को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के फर्टिलाइजेशन की मदद से या एग और स्पर्म का फ्यूज होना ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है. तो फर्टिलाइजेशन की मदद से ये फ्यूज हुए और क्या बन गया? जाइगोट. इस जाइगोट की फिर डिवीजन होती है, ठीक है. कि जाइगोट पहले एक सेल है, उससे दो बन जाएंगे, दो से चार बनेंगे, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32. इसी तरह ये सेल डिवाइड करते जाएंगे, उससे बन जाएगा एम्ब्रियो, ठीक है. अब ये एम्ब्रियो फिर डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस में से गुजरेगा तो उससे फिर एक प्रॉपर न्यू इंडिविजुअल जो है ना वो बन जाएगा. एम्ब्रियो के अंदर क्या होगा? ये जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ है इसमें मजीद माइटोसिस का प्रोसेस चलता रहेगा. आगे ये जो है ना वो सेल्स क्रिएट होते जाएंगे और फिर डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस आएंगी. पहले एक, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, फिर उसके बाद फिर जो है ना एट द फाइनली वो एक न्यू इंडिविजुअल, एक कंप्लीट बेबी जो है ना वो बन जाएगा, ठीक है. तो यहां पर आपको आई होप कि एम्ब्रियो की समझ आ गई. अब इस एम्ब्रियो की स्टडी करना कि एम्ब्रियो कहां से बना और फिर इस एम्ब्रियो से न्यू इंडिविजुअल कैसे बना, ठीक है, इसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी. स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल.
ठीक है, कि एम्ब्रियो को पढ़ना और फिर उस एम्ब्रियो से जो न्यू इंडिविजुअल बना है इसकी स्टडी करना, ये कहलाता है एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है उसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी लफ्ज भी दो लफ्ज से ड्राइव हुआ है, ठीक है। ये दोनों ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है, एक टैक्सेस है और दूसरा है नोमोस। टैक्सेस और नोमोस। टैक्सेस का मतलब होता है अरेंजमेंट और नोमोस का मतलब होता है लॉ, ठीक है, कानून, डिसिप्लिन। तो अब किस चीज का डिसिप्लिन? डिसिप्लिन ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? डिसिप्लिन ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यह है कि स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। किस चीज की स्टडी करना? कौन सा डिसिप्लिन है? क्लासिफिकेशन का और नोमेनक्लेचर का। नोमेनक्लेचर कहते हैं नेमिंग को। नोमेनक्लेचर किसे कहते हैं? नेमिंग, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक नेम देना, ठीक है। जिस तरह हम पैदा हुए तो हमारे पेरेंट्स ने हमें रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेसिफिक नेम दिया, ठीक है। या कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसका एक स्पेसिफिक नेम रखा जाता है सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसी तरह किसी भी जानदार को एक स्पेसिफिक नेम से रिप्रेजेंट करना, यह कहलाता है नोमेनक्लेचर। अब उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स को, ठीक है, कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स बना देना और उनके सब ग्रुप बना देना, ठीक है। या जो लाइफ है उसमें जितने भी जानवर पाए जाते हैं उनके ग्रुप्स बनाना और उनके मजीद आगे फिर ग्रुप्स बनाना, सब ग्रुप बनाना, इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि हमने पढ़ा था कि जितनी भी लाइफ होती है उसके हमने 3 ग्रुप बनाए थे, ठीक है। डिवीजन्स के अंदर जो डिवीजन्स हैं, जो 3 कैटेगरी हैं, वो बेसिकली ग्रुप्स ही हैं, वो क्लासिफिकेशन है कि लाइफ को, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स है, उनमें हमने 3 ग्रुप बनाए कि पहले सारे के सारे प्लांट्स बना दिए, प्लांट का ग्रुप हो गया, दूसरा एनिमल्स का ग्रुप हो गया और तीसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप हो गया। तो ये क्लासिफिकेशन की एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? टैक्सोनॉमी हम कहते हैं क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर की स्टडी करना, उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी, या स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जानदारों को नाम देना और उनके ग्रुप और सब ग्रुप बनाना, यह कहलाता है टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है उसको कहते हैं प्लायोंटोलॉजी या पैलियोंटोलॉजी, भी आप जैसे मर्जी आप इसको प्रोनाउंस कर लें, नो इशू। पैलियोंटोलॉजी जो है ये भी 2 लफ्ज से जो है ना वो मिलकर बना है। एक लफ्ज है पैलियोस और दूसरा है ओंटोस। पैलियोस का मतलब होता है एंशिएंट और ओंटोस का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, कि एंशिएंट लाइफ। एंशिएंट का मतलब है कदीम। एंशिएंट किसे कहते हैं? कदीम, पुरानी, बहुत पहले अरसा की गुजरी हो, ठीक है। एक ऐसी लाइफ जिसको गुजरे हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया, ठीक है, उसको हम कहते हैं एंशिएंट। स्टडी ऑफ एंशिएंट लाइफ क्या कहलाता है? पैलियोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ एंशिएंट लाइफ। अब एंशिएंट लाइफ, इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए या मैंने लिखा फॉसिल, कि एंशिएंट लाइफ से आप ले सकते हैं फॉसिल, कि स्टडी ऑफ फॉसिल। अब फॉसिल क्या होते हैं कि जब भी कोई जानवर मर जाता है, डाइड हो जाता है, तो वो जमीन में दफन हो जाता है, बिरड़ हो जाता है, ठीक है। उसके बिरड़ हुए को जब 1000 ईयर्स गुजर जाते हैं तो उसकी जितनी भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, बैक्टीरिया या अदर डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज करके मिट्टी के अंदर, सोइल के अंदर जाना वो मिक्स कर देते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ उसकी बाकियात रह जाती है, कोई ना कोई चीज उसकी बॉडी की कोई ना कोई रह जाती है, या उसका एक नक्शा ही जमीन के अंदर रह जाता है, ठीक है। उसको इम्प्रिंट्स कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? इम्प्रिंट्स। तो किसी भी जानदार के जो इम्प्रिंट्स है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल। तो उस इम्प्रिंट की स्टडी करना, या रिमेनिंग इम्प्रिंट के जो बाकी रह जाने वाली उसका नक्शो निगार है, या उसके बाकी रह जाने वाली कोई बचा खुचा उसकी बोन्स या कुछ और भी, तो उसको फॉसिल कहते हैं, ठीक है। तो इस फॉसिल की स्टडी करना क्या कहलाता है? पैलियोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ एंशिएंट लाइफ या स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। और नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक लफ्ज जो है ये जेनेटिक कोर्स से बना, जेनेटिक कोर्स, और जेनेटिक कोर्स लफ्ज भी एक अदर वर्ड जेनेटिव से बना है, जेनेटिव। और जेनेटिव से हमने मीन लिया जेनेसिस, और जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन, ठीक है। और ओरिजिन से भी मुराद ये है जीन्स। ओरिजिन से क्या मुराद है? जीन्स। कि जेनेटिक क्या होता है? जीन्स की स्टडी करना। जेनेटिक क्या है? जीन्स की स्टडी करना। द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस, कि जीन्स की स्टडी करना और जीन का इनहेरिटेंस में क्या रोल है ये स्टडी करना, ये कहलाता है जेनेटिक। अब यहाँ पे हम पहले समझते हैं कि जीन क्या होते हैं, और साथ साथ हम ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि इनहेरिटेंस किसे कहते हैं। तो पहले जीन को अंडरस्टैंड करते हैं। जीन कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जो हेरिडिटी है या इनहेरिटेंस है उसका बेसिक यूनिट, बुनियादी यूनिट, बुनियादी पार्ट, उसको हम कहते हैं जीन। अब ये जीन किस चीज का बना होता है? जीन बना होता है डीएनए का।
ठीक है। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये डीएनए असल में एक्चुअली सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड के एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है कि सपोज यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड है, इससे फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह ये न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते जाते हैं और एक चेन सी बन जाती है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक धागा सा बन जाता है, उसको हम बेसिकली डीएनए कहते हैं। ठीक है। और इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, कि किसी भी कैरेक्टर का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होना, ये इनहेरिटेंस कहलाता है। कैरेक्टर किसे कहते हैं? ठीक है। अब कैरेक्टर जो है ये जीन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि एक सेल है, उस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डीएनए, ये डीएनए कहलाता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इस डीएनए के अंदर जीन है, ठीक है, या जीन किसके बने हुए हैं? डीएनए के। अब ये जीन रिप्रेजेंट करते हैं कैरेक्टर को, हर जीन एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। कैरेक्टर कौन से हो सकते हैं? आई कलर, स्किन कलर, नोज शेप, हाइट के। सपोज ये भी है कि किसी के जो है ना बाल जो है ना वो करली होते हैं, किसी के जो है ना वो स्ट्रेट होते हैं, इस तरह नोज शेप, नोज किसी की लंबी होती है, किसी की छोटी होती है। स्किन कलर, किसी का जो है ना वो थोड़ा सा गंदमी सा होता है या किसी का ब्लैक होता है। तो ये कैरेक्टर्स हैं, ये जितने भी बॉडी कैरेक्टर्स हैं ये हमेशा पेरेंट्स से आते हैं। कहां से ट्रांसफर होकर बच्चों में आते हैं? पेरेंट्स से, माँ बाप से। आपने ये भी सुना होगा कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है या जो है ना आपकी फैमिली में ऐसा भी है कि कुछ बच्चे अपने मदर से रिलेट कर रहे होते हैं, कुछ अपने फादर से रिलेट कर रहे होते हैं, या कुछ अपनी नाना नानी पे गए होते हैं, या कुछ अपने दादा दादी पे गए होते हैं। तो वो एक्चुअली क्या होता है कि उनकी जो कैरेक्टर्स होती हैं वो बच्चों में ट्रांसफर हुए होते हैं। ठीक है, कि हमारी शक्लो शुबाहत जो है वो अपने पेरेंट्स से या मामू या खाला या इसी तरह चाचू किसी ना किसी से मिलती जुलती होती है। ठीक है, तो वो करेक्टर्स होते हैं, वो करेक्टर जीन की फॉर्म में एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में और फिर वहां से अपने जो है ना बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? स्टडी ऑफ जीन, के जीन को स्टडी करना, इन करेक्टर को स्टडी करना, और फिर देयर रोल इन इनहेरिटेंस, के इनहेरिटेंस के अंदर इनका क्या रोल है, कि ये करेक्टर कैसे जो है ना वो पेरेंट से चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर होते हैं, ये स्टडी करना, ये कहलाता है जेनेटिक। अब यहां तक ये हमारा टॉपिक जो है वो खत्म हो गया। ये 5 ब्रांचेस हमने पढ़ी है। ठीक है, इसको एक सरसरी नजर ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। उसके बाद हमने पढ़ा एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल, के एक एम्ब्रियो को स्टडी करना और फिर उस एम्ब्रियो से नया जानदार कैसे बनता है ये स्टडी करना, ये कहलाता है एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद हमने पढ़ा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी कहते हैं कि स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि हर जानदार के जैसे हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ग्रुप बंदी की हुई है और उनके स्पेसिफिक नेम दिए हुए हैं, वो कैसे हमने सारा काम किया या कैसे उनको नाम दिए, कैसे ग्रुप बनाए, ये स्टडी करना, ये कहलाता है टैक्सोनॉमी। और उसके बाद हमने पढ़ा पैलियोंटोलॉजी या पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स या स्टडी ऑफ एंशिएंट लाइफ, इसको हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। उसके बाद हमने अभी ये डिस्कस किया जेनेटिक को। जेनेटिक कहते हैं स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। ठीक है, कि जीन्स की स्टडी करना, इन करेक्टर की स्टडी करना। ठीक है, और फिर इन जीन्स का या इन करेक्टर का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होना, इनहेरिटेंस, इसकी स्टडी करना, ये कहलाता है जेनेटिक। अब लास्ट पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये जितना भी हमने ब्रांच पढ़ी हैं इनसे रिलेटेड, ये पेपर में कई बार पूछे गए और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज फिजियोलॉजी। अभी हमने डिस्कस किया स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। उसके बाद है डिफाइन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किसे कहते हैं? अब आपने एम्ब्रियो को कैसे डिफाइन करना है कि जाइगोट डिवेल्प एंड ग्रो इनटू एम्ब्रियो। सिंपल इतना सा आप ध्यान कर दे तो काफी है। एम्ब्रियो क्या होता है कि जाइगोट जब डिवाइड करता है, डिवेल्प करता है, ग्रो करता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसके बाद है राइट अबाउट द टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के बारे में लिखे। अब पहले स्टेटमेंट को भी अंडरस्टैंड करना है। अगर तो यहाँ पे होता है ना जस्ट आपने डेफिनेशन करनी है टेक्सोनॉमी की, तो उसमें आपने सिंपल इतना बता देना था स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि आप इसके अबाउट क्या जानते हैं या इसके बारे में कुछ ना कुछ लिखे। तो फिर आपने इसमें क्या करना, सबसे पहले डेफिनेशन लिखे। ठीक है, कि स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, फिर आप उसमें क्लासिफिकेशन को भी थोड़ा सा बयान कर दें, क्लासिफिकेशन क्या होता है, और कुछ ना कुछ इसमें आपने एग्जांपल भी दे दिया। ठीक है, एग्जांपल भी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं?
फॉसिल्स मैंने अभी आपको बताया कि जब भी कोई जानदार मर जाता है तो जमीन में दफन हो जाता है, जब उसको हजारों साल गुजर चुके होते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ इम्प्रिंट्स रह जाते हैं, कुछ ना कुछ बाकियात उसकी रह जाती हैं जमीन के अंदर, मट्टी के अंदर, उसको फॉसिल्स कहते हैं। अब उसके बाद है डिफाइन जेनेटिक। जेनेटिक किसे कहते हैं? जेनेटिक कहते हैं स्टडी ऑफ जीन्स एंड द रोल इन इनहेरिटेंस, इसको हम जेनेटिक कहते हैं। और लास्ट का क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? इनहेरिटेंस कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, कि माँ बाप से जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं बच्चों के अंदर, ये स्टडी करना या इसका ट्रांसफर होना कैरेक्टर का, ये कहलाता है इनहेरिटेंस। तो आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।